नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं जितने भी पीवाईक्यू हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 जो कि जनवरी में पेपर होने वाला है, उससे पहले सारी यूनिट के जितने भी पीवाईक्यू हैं विथ एनालिसिस में करवा दूंगा। और मैं एक यूनिट यानी पहले यूनिट का पीवाईक्यू मैं करवा दिया हूँ। एक बार मैं अगर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर लेके चलूँ तो आप सर्च कर सकते हैं आपकी एकेडमी, और सर्च करने के बाद आप देखिए सबसे पहला जो चैनल आपके सामने खुल के आता है वही वही यही है आपकी एकेडमी। इसके प्लेलिस्ट में अगर आप जाइए तो देखिएगा जो पीवाईक्यू सीरीज़ है वो पीवाईक्यू सीरीज़ में सबसे पहली यूनिट जो है वो आपके सामने है, हो गया है, वो पूरा है। जितने भी पीवाईक्यू इस यूनिट से थे सारे हमने कवर करवा दिए। उसके साथ साथ यूनिट 9 जो कि हिंदी निबंध है, हिंदी निबंध की पूरी प्लेलिस्ट बन गई है। जो भी 11 निबंध थे हमने करवा दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। इस पूरे निबंध की सीरीज़ में मैंने लाइन बाय लाइन पूरा निबंध पढ़वाया है, साथ में उसके सारे पीवाईक्यू और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी मेरे द्वारा बनाया गया है। वहीं दूसरा आप यहाँ सबसे नीचे जा कर के देखिए यूनिट 7 हिंदी कहानी, इसकी भी यूनिट ठीक हिंदी निबंध की तरह हिंदी कहानी की भी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें पूरे 41 वीडियो हैं और उन सभी 21 कहानियों के ऊपर कंटेंट पढ़ चुका है जो आपके सिलेबस में संकलित है। तो आप इस प्लेलिस्ट को बराबर लगातार समय निकाल करके वॉच करते रहिए और आपके पास जो भी कंटेंट है, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब को आप फॉलो कर रहे हैं, उस किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। आज से हम जिस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे वो है वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसके ऊपर यूट्यूब पर कंटेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। वैचारिक पृष्ठभूमि में करीब 12-13 ऐसे टॉपिक हैं जिनके ऊपर लगातार प्रश्न बनते हैं, आप अभी पीवाईक्यू में देखोगे। ये यूनिट नंबर 4 है, वैचारिक पृष्ठभूमि। आप जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस के ऊपर भी हम एक वीडियो में बात किए थे। तो इसके सारे प्रश्नों पर हम बात करेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले जो इसका प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। यह प्रश्न पूछा गया था यूजीसी नेट हिंदी जून 2019 में, यह प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको बता दूं कि वैचारिक पृष्ठभूमि जो यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में ऐड किया गया वो 2019 यानी 2019 के बाद से ही ऐड किया गया। 2018 में एक बार सिलेबस चेंज हुआ था, 2018 दिसंबर के बाद, जनवरी वगैरह में चेंज हुआ था, तो उसके बाद से ये पेपर बनने लगा। तो उसमें वैचारिक पृष्ठभूमि नाम का एक जो यूनिट है उसे ऐड ऑन किया गया। तो हम इसके प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए और इसे नोट भी करते रहिएगा आप लोग। निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक के नाम हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी और सत्य शोधक समाज। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। राजा राम मोहन राय का जो संबंध है वो किससे है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर बिना मेरे बताए आप सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिए। ब्रह्म समाज का संबंध है राजा राम मोहन राय से। इसके बारे में और मैं बता दूं तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था और यह कलकत्ता में किया था। ठीक है, कलकत्ता से इसका आरंभ किया था। प्रार्थना समाज का संबंध केशव चंद्र सेन से है, लेकिन केशव चंद्र सेन के साथ जो एक नाम और आता है वह नाम है एनी बेसेंट का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, बी यहाँ पर जाएगा, यानी A4 और B2 किस ऑप्शन में है आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर A4 और B3, सॉरी एनी बेसेंट नहीं है ये। प्रार्थना समाज रनाडे से जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। वहीं देखिए जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात होती है, सत्य शोधक समाज
महात्मा ज्योतिबाई फूले से इसका आरंभ माना जाता है और यह 1873 और पुणे, ये ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि कहाँ से इसका आरंभ हुआ था। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको पता है कि एनी बेसेंट ही इसकी कर्ता धर्ता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी से दो लोग जुड़े थे, मदाम ब्लावस्की और ओलकाट। और इसका जो आरंभ था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 1882 मद्रास से। ठीक है, इसे आप नोट करिए और यहाँ पर लेके चलता हूँ। आप यहाँ देखिए, ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज से कौन कौन जुड़े थे आप देखिए, 1867 महात्मा गोविंद रनाडे, एनी बेसेंट, मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी अल्काट। ये सारे लोग महात्मा गोविंद रनाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे। लेकिन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी 1882, इससे एनी बेसेंट, मैडम ब्लावात्स्की, कर्नल हेनरी अल्काट, ये सारे लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी से इन लोगों का संबंध था। वहीं सत्यशोधक समाज जो जिसका स्थापना वर्ष 1873 होता है, इसका संबंध, इसके प्रवर्तक जो हैं वो हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। उसके बाद आर्य समाज का स्थापना 1875 में होता है। और आपको पता है आर्य समाज के संस्थापक जो थे, प्रवर्तक जो थे, वो थे दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है बंबई से। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में, गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। बी, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है। इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया था। इसके उत्तर को देखिए, इनमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव है। देखिए, सही नहीं है, तो इसके पीछे देखिए, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अध्ययन है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, बिल्कुल गलत है, इसका आधार तर्क भी है और सहानुभूति भी है, लेकिन इसमें विचार स्वातंत्र्य का अभाव नहीं है। ये इस प्रश्न का सटीक उत्तर है प्रश्न के अनुसार। आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, असर्शन और रीजन के रूप में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न यूजीसी नेट जून 2019 में पूछा गया था। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। इसमें विकल्प दे रखा है, आप देख सकते हैं इसे विकल्प में। हम उत्तर की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसका स्थापना सही है लेकिन तर्क गलत है। इसको एक बार और पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। बिल्कुल सत्य है। उसके बाद देखिए, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। बिल्कुल गलत है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु को देखेंगे तो आप उसमें बहुत ही बिखराव पाएंगे और बहुत ही अलग अलग पृष्ठभूमि आपको देखने को मिलेगी। इसलिए इसका जो तर्क है वो गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसमें भी यह भी स्थापना और तर्क का प्रश्न है। इसमें देखिए, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क, क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। इसमें देखिए, तर्क और जब हम स्थापना और तर्क को देखते हैं तो यह दोनों सही हमें मिलता है, क्योंकि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। बिल्कुल सत्य है। इसका जो तर्क दिया जाता है वो कहा जाता है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनैतिक चिंतन को अपनाया गया है। ऐसे प्रश्न को आप नोट करिए। यहाँ से आपको गांधीवाद से संबंधित एक महत्वपूर्ण पंक्ति, एक महत्वपूर्ण
उसका तथ्य मिल रहा है, और वहीं अम्बेडकरवाद का भी मिल रहा है, जो कि आपके सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में गांधीवादी दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, ये 3 दर्शन है जिससे लगातार एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो सबसे लास्ट में है इसी यूनिट में। मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, उसके बाद दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक विमर्श। ये मैं सिलेबस पढ़ रहा था, उसी सिलेबस में से अस्मितामूलक विमर्श के ऊपर यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 आप देखिए, यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। यह प्रश्न है, अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया? वर्तमान साहित्य, वागर्थ, हंस एवं दस्तावेज। इस पत्रिका को जिसने बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उभारा वो है हंस पत्रिका, और हंस पत्रिका के संपादक रहे हैं राजेंद्र यादव। आपको याद होगा, राजेंद्र यादव की पत्नी जो थी उनका नाम था मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का भी देहांत जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2021 में हुआ। इनका उपन्यास है मन्नू भंडारी का, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, बंटी। हाँ, बंटी, आपका बंटी, ठीक है, वही है। हाँ, आपका बंटी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 6। यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्राइस्ट, पिंकार्ट, विलियम जोन्स और ग्रियर्सन। मैं आपको बता दूं, फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो मैं बाद में लेके आया हूं, इसलिए वही बताऊंगा उत्तर में। इस प्रश्न का सही उत्तर है गिलक्राइस्ट। आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, नोट में देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम, हिंदुस्तानी विभाग, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट थे। इस कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के लोगों को बांटने का खेलने का अड्डा माना, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चली। एक बात और मैं बता दूं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो सिविल सेवक थे उनकी ट्रेनिंग के लिए किया गया था। दूसरी बात, यहाँ से 4 लोगों का और संबंध था। वो थे सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खान, और एक और था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। 4 लोगों का संबंध था यहाँ से। रानी की सदल मिश्र, नचिकेत उपाख्यान, लल्लू लाल और शिव प्रसाद सितारे हिंद, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आप हाँ, यहाँ से देखिए, संबंध में अगर बात किया जाए तो एक तो लल्लू लाल, सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खान, हाँ 3 ही लोगों का संबंध था। चौथे थे जॉन गिलक्राइस्ट। हाँ, यहाँ से संबंध उनका नहीं था। शिव प्रसाद सितारे हिंद का संबंध यहाँ से कुछ नहीं था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। यह प्रश्न यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2019 में पूछा गया था। नित्य का संबंध किस विचारधारा से है? मनोविश्लेषणवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद या अस्तित्ववाद। नित्य का संबंध अस्तित्ववाद से है, और नित्य का मानना है कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। नित्य ही सुपरमैन की कल्पना करते हैं, और अस्तित्ववाद के प्रवर्तक के रूप में भी हम नित्य को देखते हैं। ठीक है, नित्य का जन्म की बात किया जाए तो नित्य का जन्म 1844 में होता है, और 1844 से लेकर के 1900 तक यह रहते हैं। इनका जो प्रमुख उक्ति है, मैं बोला कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है, गॉड इज डेड। और नित्य जो थे वो अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर में कोई विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, इन सारी मतलब जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो जितना भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ बोल दे रहा हूँ।
और वो बिल्कुल सत्य है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा भी मुझे भूलता है मैं रुक जाता हूँ, ब्रेक कर लेता हूँ, या फिर मैं आसपास अपने जो भी मेरे नोट्स हैं अगर कहीं मिलता है आसपास तो मैं उसको ओपन करके एक बार देखता हूँ कि हाँ कुछ है क्या। यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, आप पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच मतभेद था? अहिंसा, अलग मतदाता सूची, करुणा या फिर लोकतंत्र? आपको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो अलग एक मतदाता सूची बनाने की बात थी उस पर क्या था? इन दोनों लोगों के बीच एक बहुत बड़ा मतभेद था। आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, आंसर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए। यूजीसी नेट दिसंबर जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था, जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल। सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। ठीक है, तो कौन सा प्रतिकूल था? तो इतिहास चक्र, जो इतिहास था इसे मार्क्सवादियों ने कभी ऐसा नहीं चाहा कि वो दोहराना चाहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडनवाद या स्थानीयता? उत्तर आधुनिकतावाद का जो तत्व नहीं था वो था केंद्रवाद। उत्तरवादी आधुनिकता यानी उत्तर आधुनिकतावादी जो भी थे उन्होंने कभी केंद्रवाद का समर्थन नहीं किया। ठीक है, यह प्रश्न यूजीसी ने जून 2020 में पूछा गया था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11, पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट, मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश, परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। पुनर्जागरण के संबंध में जो सही तथ्य उसमें से पहला बिल्कुल सत्य है, दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट। उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन कट गया, आप देख सकते हैं। मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश बिल्कुल नहीं था, आदिम प्रवृत्तियों की तलाश में नहीं था मनुष्य। परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन, ये भी नहीं था। यथातथ्य अनुपालन कहाँ ही होता था और कहाँ ही होना चाहिए। मनुष्य की संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज, पहला और चौथा इसका सही है। हम इसका उत्तर की तरफ देखते हैं। उत्तर मेरा गलत भी हो सकता है मेरे द्वारा, लेकिन सही हो गया ऑप्शन ए, पहला और चौथा, यानी दो संस्कृतियों के बीच की टकराहट। आपको पता होगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जब पुनर्जागरण काल के विषय में कहते हैं तो कहते हैं कि पुनर्जागरण दो संस्कृतियों के बीच की टकराहट की उपज है। ठीक है, उनकी जो पूरी लाइन है वो यही है कि नवजागरण या पुनर्जागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। यह पूरी पंक्ति रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, आप इसे नोट कर लीजिए, जो अभी मैं रिपीट किया। और यह प्रश्न पूछा भी गया है पीवाईक्यू में। वो कहते हैं भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। उसमें से वो पहला जागरण को मानते हैं जिसे मध्यकाल में हुआ, मध्यकाल में के बाद रीतिकाल जो आता है, और दूसरा नवजागरण यानी कि पुनर्जागरण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यह प्रश्न यूजीसी ने जून 2020 में पूछा गया था। 12वें प्रश्न में है, मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। इसमें देखिए सही उत्तर क्या है। अभी जब हम इस पर मार्क्सवाद पर बात कर रहे थे तो मैंने इस पर प्रश्न पर बात भी किया था। इसमें देखिए मानव समाज
के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद है, बिल्कुल गलत। और मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल जो है, पहली मंजिल भी वो साम्यवाद तो नहीं है, पहली मंजिल जो है वो आदिम साम्यवाद है। ठीक है, तो पहली मंजिल आदिम साम्यवाद है, बिल्कुल सत्य है यह, यानी पहला सही है, यानी 2 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कट गया। और तीसरा असत्य है, यानी तीसरा भी पहला और दूसरा इसमें प्रश्न का सही है, यानी मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। पहला और दूसरा आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में देखिए 2 कथन दिए गए हैं और उन दोनों कथनों पर विचार करना है। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। प्रश्न संख्या 2, इसका दूसरा कथन है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कहा गया। इसमें देखिए कथन 1 और 2 दोनों गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं बोला पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, ये गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी, यह दोनों तथ्य गलत हैं। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। आपको दूसरे कथन पर थोड़ा सा संशय होगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन आप इसे सही से पढ़िए। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, ये तो बिल्कुल गलत है ना, नियमन कर सकती है, अब ये अलग बात है, करना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। इसमें देखिए जो आदिवासी विमर्श का आरंभ क्यों हुआ, आदिवासी विमर्श का आरंभ भी इसलिए हुआ कि वह अपने सांस्कृतिक पहचान के लिए आगे आना चाहते थे, वो अपनी संस्कृतियों की पहचान के लिए लड़ते हैं आज भी, कि उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा की रक्षा हो, उन्हें पहचाना जाए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जनजातियों के विस्थापन का त्रास, उनका विस्थापन ना हो, ठीक है, वो जो त्रास झेल रहे हैं वो संकट ना उनके सामने आए, ये भी नहीं होगा। लेकिन कभी आदिवासी विमर्श सत्ता के प्रति मोह के लिए, सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श का केंद्र नहीं रहा है, इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है, बी स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सी सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, डी परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। यह प्रश्न देखिए यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। यूजीसी नेट हिंदी जून 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। जो ऑप्शन नंबर इसमें डी है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से असहमति थी? जो हिंसा के प्रयोग की बात है, अहिंसा कहीं ना कहीं से अंबेडकर और गांधी, अहिंसा के ये दोनों लोग पुजारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्रांति में हिंसा के प्रयोग से कहीं ना कहीं उसके खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दिखाई देते हैं। आप इसे देखिए, यह प्रश्न जून 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? प्रतिकूल, रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद। इसमें देखिए केवल ए और बी, यानी रसवाद और मार्क्सवाद जो है वही केवल रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणा है, बाकी कलावाद और संरचनावाद ये दोनों उसके अनुकूल हैं, यानी ए और बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित अवधारणाओं का काल क्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी विखंडनवाद, ऑप्शन सी उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन डी उत्तर संरचनावाद। प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें देखिए
जो सबसे पहले आता है वो आता है यथार्थवाद 16वीं 17वीं शताब्दी, उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी, उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी, विखंडनवाद 1967, यानी ADCB। आप इसे नोट कर लीजिए कहीं और इसे बार बार आप याद करते रहिए। यथार्थवाद सबसे पहले आता है, यथार्थवाद का जो समय है वो है 16वीं 17वीं शताब्दी। उत्तर संरचनावाद उसके बाद आता है, उत्तर संरचनावाद का जो समय है वो है 20वीं शताब्दी का मध्य। वहीं उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद केवल उन दोनों में इतना ही अंतर है, एक 20वीं शताब्दी के मध्य में आता है और दूसरा 20वीं शताब्दी के अंतिम यानी उत्तरार्ध में आता है। विखंडनवाद 1967 में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव है। दूसरा, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। यह प्रश्न जून 2020 में अभी पूछा गया था। इसमें कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, इसमें दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है, बिल्कुल यह तथ्य गलत है। लेकिन पहला, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव है, यह बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। जीवन में निरर्थकता का बोध, जीवन की सार्थकता का बोध, मृत्युबोध, परंपरा के प्रति आस्था। अस्तित्ववाद और परंपरा के प्रति आस्था का कितना संबंध है आपको पता है? तो यह प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में पूछा गया था, क्योंकि दोनों बैच कोविड की वजह से कंबाइन कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1 और 3, यानी मृत्युबोध और जीवन की निरर्थकता का बोध। दूसरा और तीसरा कट हो जाएगा, यानी अस्तित्ववाद की विशेषता यह दोनों नहीं है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। यह भी देखिए, दिसंबर 20 और जून 2021 में प्रश्न पूछा गया था। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। इसका कारण है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वह स्त्री अस्मिता का परम विरोधी है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए। इसमें कारण की बात करेंगे तो ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 22। नीचे दो कथन अभिकथन ए और कथन और कारण के रूप में दे रखा है। आप देखिए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन का परमात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। जो आर है वो तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसमें भी ए सही है और आर गलत है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। कैसी बात है ये, आप इस पर विचार करिए और देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ये बहुत ही कुछ साधारण से प्रश्न आते हैं, जो अगर बहुत थोड़ा सा भी अगर इन लोगों को समझ ले, गांधी को समझ ले, वैचारिक पृष्ठभूमि को उनके समझना है, गांधी को डीप में नहीं जानना है हमें, उनकी कुछ प्रमुख जो किताबें हैं उनके प्रकाशन वर्ष के बारे में जानना है, उनकी किताबों के प्रकाशन वर्ष के क्रम से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, अम्बेडकर से भी वही बात है कि वो कहाँ से पढ़े हैं, अम्बेडकर की पढ़ाई किस किस विश्वविद्यालय से हुई है, कितनी हुई है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये ऐसे सारे नॉर्मल प्रश्न बनते हैं जिसको आपको अच्छे से एक शॉर्ट नोट्स बना करके याद करना होगा। इसमें देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण के रूप में। आप देख सकते हैं ये है कि मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है। उसके बाद कारण के रूप में दिया है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प हैं। आप इसमें देखिए, ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, इसमें भी असत्य है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। इस प्रश्न का ऑप्शन जो डी है, यांत्रिक भौतिकवाद, वो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं आता है। बाकी आधार, अधिरचना, वर्ग संघर्ष
और प्रतिनिधि पात्र, ये तीनों जो हैं वो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस विचार में गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। यह भी प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 20 और जून 2021 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन को देखिए, सत्य और अहिंसा, मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस विचार में से गांधीवादी दर्शन सहमत नहीं है। सत्य और अहिंसा, बिल्कुल गांधीवादी दर्शन सहमत है इसमें। मनुष्य की सार्थकता जानने में नहीं करने में है, यह भी सत्य है। सादा जीवन और श्रम पर जोर, साध्य की शुद्धता लेकिन साधन की अशुद्धता, बिल्कुल गलत है ऑप्शन डी, वो साध्य और साधन दोनों की शुद्धता पर बात करती है। ठीक है, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे और इस यूनिट 4 से संभवतः आपको पूरे 80 प्रश्न मिलेंगे, 80 से 90 प्रश्न मैं पूरे 3 वीडियो में, जो कि कल परसों में मैं करा दूंगा। ठीक है, इसे पूरा वैचारिक पृष्ठभूमि के सारे PYQ हो जाएंगे। इसके बाद किस यूनिट के PYQ को आपको करना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस सीरीज़ के बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करना है, आपके अनुसार कुछ सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि यदि आप कमेंट देंगे तो कमेंट करोगे, कुछ अपनी बात रखोगे तो मुझे एक प्रेरणा मिलेगी कि हाँ आप लोग देख रहे हो। क्योंकि मेरे भी कुछ सामने एग्ज़ाम्स हैं तो मैं अपने एग्ज़ाम्स में भी थोड़ा सा लगा हूँ, लेकिन इस बीच मैं समय निकाल करके आता रहता हूँ। और ऐसे में अगर आप कमेंट में या फिर अन्य माध्यमों से अगर आप थोड़ा सा भी रिएक्शन देते हो, थोड़ा सा भी फीडबैक देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है, मेरी एक नई दायित्व है मेरा, मैंने एक नई जिम्मेदारी ली है तो उसे भी पूरा करना है। तो ये ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप ऐसा करोगे। दूसरी बात, मैं एक बात जो कहने वाला हूँ ये है कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। अपनी तैयारी में लगे रहिए। धन्यवाद, आप स्वस्थ रहिए।